नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको लिए एक नया कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का नाम है परीक्षा। यह कक्षा 7 का है। कक्षा 7, ठीक है, कक्षा 7 का है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजन सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई, मतलब भगवान की याद आई। जाकर महाराज से विनय की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। सारी जिंदगी भी नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे, ठीक है। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, ठीक है। मतलब दीवान साहब उनके पास रहना नहीं चाहते थे। वह बोल रहा है कि बहुत दिन सेवा कर लिया तो मैं अब छुट्टी चाहता हूँ। तो राजा बोले नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप अच्छे दीवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तो दीवान ने बोला नहीं, मैं और नहीं कर सकता, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। तो राजा बोला ठीक है। तब साथ ही यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। शर्त लगा दी कि आप ही ढूंढिए, दीवान तो आप ही हैं, अभी आप ही ढूंढिए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया लेकिन नहीं मान, ठीक है ना। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो, ठीक है। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय एक परीक्षा में खरे उतरेंगे वे इससे उच्च पद पर सुशोभित होंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए पेज को हम पलटाते हैं। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक रेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई चेन्नई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। रंगीन चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कांटोप देवगढ़ में अपना सज-धज दिखाने लगे, ठीक है। सब कोई बैठने लगा वहाँ पर। सब विशेष संख्या ग्रेजुएट की थी। चलिए, सरदार सुजान सिंह ने इस महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए महीनों के दिन गिना करते थे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है, ठीक है। सब कोई बूढ़ा जौहरी जो था मनुष्यों का, वह देख रहा था कि इसमें हंस कहाँ है। सब तो बगुला है, बगुला में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों की सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपाकर रखें। संभव है कि कुछ हाथों की सफाई काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया, ठीक है। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से चल रहा था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते उड़ते एक तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आती हो, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर
की तरह रोक लेते थे, मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंखों के चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलाकर पार करना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ पाई। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई नज़र न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में हॉकी लिए घूमते घूमते उधर से निकले। किसान ने उनकी ओर सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उनकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। छिटक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गईं। हॉकी एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारा गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा, एक कटे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ। चलिए, इसके बाद युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ। अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगा कर धकेला। कीचड़ बहुत ज़्यादा था। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर से जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उसने कंधे झुका के एक बार और जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण, चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सरदार सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुरा बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या के समय राजा का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ़ राज कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों,
मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय से वह उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वह कृति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुँच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सहदेवान पाने का बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार सुजान सिंह ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। इसके कवि थे प्रेमचंद, मतलब कवि इसको लिखा गया है। तो ये थे कक्षा 7 का परीक्षा का पाठ। यह कहानी यदि आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, और पेज को शेयर करें। थैंक यू।